किया कि डॉक्टर भी एक इंटर्न टमर ही थी, क्योंकि उसके पेट बीस्ट की स्किल अभी लो लेवल पर थी। वो भी अपने बीस्ट को लेवल अप करने के लिए मेहनत कर रही थी, क्योंकि जब किसी टमर का पहला बीस्ट एक सर्टेन लेवल रीच करता है तभी वो टमर्स एसोसिएशन एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। पास करते ही इंटर्न टमर को प्रमोशन मिल जाता है, प्रोफेशनल टमर का रैंक। शोयू ने सोचा, मेरे पास तो ऑलरेडी डू टेमिंग एबिलिटीज हैं, तो क्या मैं जल्दी प्रोफेशनल बन सकता हूं? 3 महीने बाद आखिर उसका स्किल हैंडबुक पूरा हो चुका था। गुड थिंग ये रही कि उसने लो लेवल स्किल्स वेस्ट नहीं किए, सिर्फ हाई लेवल यूजफुल स्किल्स हाई कॉपी की। उसको मिला सुपर साइट, एक पैक ऑफ ट्रांसेंडेंट बर्ड बीस्ट्स से कॉपी किया था, जिसने उसकी आई साइट को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया। एब्सोल्यूट स्लंबर, एक ब्रीडर के हाई ट्रांसेंडेंट बीस्ट से कॉपी किया। इससे बीस्ट इंस्टेंटली डीप स्लीप में चला जाता और तेजी से रिकवर करता है। इस स्किल को कंबाइन करके अपना हीलिंग खर्च वो बहुत बचा सकता है। लेकिन हैंडबुक का लिमिट सिर्फ 5 स्लॉट निकला। यह शो यू के लिए शॉकिंग था। उसने कंक्लूड किया कि हैंडबुक का असली पोटेंशियल तभी अनलॉक होगा जब वो अपनी यूनिक टेमिंग टैलेंट को डेवलप करे और नए पेजेस ऐड करे। यह सोचकर उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया। टेमर्स अपनी टेमिंग डिमेंशन को मेडिटेशन से एक्सपैंड करते हैं। जितना बड़ा और स्टेबल डिमेंशन होगा, उतने हाई लेवल बीस्ट्स वो टेम कर पाएंगे। और बीस्ट्स भी फास्ट ग्रो करते हैं अगर उनका एनवायरनमेंट बेहतर हो। यह भी फैक्ट था कि टमर्स की टैलेंट्स भी टर्मिंग डिमेंशन के साथ साथ स्ट्रांग होते जाते हैं। शो यू का अब अल्टीमेट गोल क्लियर था, 1 साल के अंदर प्रोफेशनल टैमर बनना। और अभी के लिए सबसे जरूरी काम था अपने पहले पेड बीस्ट से मिलना। उसके पास इंटर्न ब्रीडिंग सर्टिफिकेट ऑलरेडी आ चुका था, सो अब टाइम था उसके आयरन ईटर से मिलने का। वो तुरंत एक बॉस राइड करके आयरन बंबू ब्रीडिंग बेस पहुंच गया। यह बेस स्पेशली आयरन ईटर्स के लिए बना था, क्योंकि ग्लेशियर सिटी के पिंचिंग डिस्ट्रिक्ट का स्पेशलिटी बीस्ट ही आयरन ईटर्स होते हैं। हेलिश स्टेयर्स चढ़ते हुए जब फाइनली टॉप पर पहुंचा, एक मैसिव आयरन ईटर एंट्रेंस पे खड़ा था। शो यू टेंस हो गया, बट राहत मिली जब पता चला कि वो एक ह्यूमन वर्कर था जो आयरन ईटर का मस्कॉट पहनकर खड़ा था। अस वर्कर ने अपना नाम बताया, लिन शोज यू। अब शो यू सोचने लगा, सीरियसली ऐसे वियर्ड मस्कॉट वर्कर्स ही हायर करते हैं क्या? शो यू थोड़ा कंफ्यूज था जब लिन शोज यू ने क्लैरिफाई किया कि यह सिर्फ एक कॉस्ट्यूम है, रियल आयरन ईटर नहीं। शो यू सोच रहा था, दिन के टाइम पे इतनी गर्मी में कौन नॉर्मल इंसान पंडा कॉस्ट्यूम पहनकर घूमता है? क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसने पूछ ही लिया। लिन ने समझाया कि वो ये सब इसलिए कर रही हैं क्योंकि उसके हिसाब से एक ट्रू ब्रीडर को अपने पेट बीस्ट्स की फीलिंग्स को समझना चाहिए। अगर उनके जैसा फील नहीं करोगे तो उन्हें प्रॉपरली ब्रीड भी कैसे करोगे? सरप्राइजिंगली शो यू को उसका रीजन काफी लॉजिकल लगा और उसने अग्री भी कर लिया। शोज यू ने ध्यान से उसे देखा और टैब याद आया कि शो यू भी एक ब्रीडिंग मेजर है। इसी वजह से वो उसकी बात समझ पाया। शो यू ने हम्बल होकर कहा कि हाँ, वो भी ब्रीडिंग मेजर है, लेकिन अभी नॉविस है और उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। उसने उसे सीनियर तक बुला दिया, सीक्रेटली उम्मीद करते हुए कि शायद उसे डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन यह प्लान बैकफायर कर गया। लिन की आंखों में एकदम हसलर वाली चमक आ गई। उसने एटीट्यूड बदलते हुए शो यू से डिमांड कर दिया कि वो अपना बीस्ट लेने के बाद उसे यह कॉस्ट्यूम खरीद ले, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे, लेकिन एक्चुअली 2 कॉस्ट्यूम्स एक साथ। बेचारा शो यू मजबूरी में उसके साथ खींचता हुआ फैसिलिटी के अंदर पहुंच गया। वहां उसने फाइनली अपना कॉस्ट्यूम उतारा और अपना फेस रिवील किया। लेकिन शो यू कोई सिंप नहीं था। उसका दिल नहीं पिघला, बल्कि उसे और ऑकवर्ड फील हुआ जब उसने देखा कॉस्ट्यूम के अंदर भी लिन एक पंडा स्वेटर पहने हुए थी। सीरियसली, ये तो नेक्स्ट लेवल पैंडा ऑब्सेशन है। शो यू सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि वो अब उसे स्वेटर बेचने न लग जाए। लकीली लिन ने कॉस्ट्यूम्स वाली बात छोड़ दी और उसके डॉक्यूमेंट्स क्विकली सॉर्ट कर दिए। उसने इन्फॉर्म किया कि शो यू अपना पेट बीस्ट आज ले सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो लेट आ गया था। अगर जल्दी आता तो वो अपने पसंद का आयरन ईटर चुन सकता। अब बैच में सिर्फ एक ही बचा था। जो बचा है उसके हेल्थ इश्यूज और पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए किसी ने उसे चूज नहीं किया। शू हंसते हुए खुद को ऐश केचम जैसा फील करता है। लगता है मेरा पिकाचू यही है। लेकिन डिस्करेज होने के बजाय वो लिन के साथ आगे बढ़ जाता है। आयरन ईटर्स का एनवायरनमेंट बेहद पीसफुल होता है। ट्रीज, छोटी फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर और ऊपर बना वॉकवे, पूरा सीन काम और मैजिकल सा लगता है। लिन बताती है कि हॉट सीजन में आयरन ईटर सुपर लेजी हो जाते हैं, बिग वाले फुल टाइम चिल मून में और छोटे थोड़ा एक्टिव रहते हैं।
आखिरकार वो लोग उस लास्ट बचे हुए कप तक पहुंचते हैं जो शू को देखते ही एनॉयड सा फ्राउन कर देता है। शू ऑब्जर्व कर ही रहा होता है कि अचानक वो कप पास की टीम में पूरी ताकत से टक्कर मार देता है। शू लंबा सह लेता है। ये तो बुद्धि के मामले में थोड़ा लाइट है। लिन एक्सप्लेन करती है कि इस कप को जंग के समय कॉम्प्लिकेशंस हुई थी, इसलिए वो बाकी कप से कमजोर है। जहां नॉर्मल आयरन ईटर्स 1 साल तक हार्डन स्किल सीख लेते हैं, ये कप अभी भी उसे नहीं सीख पाया। लोगों से नो टैलेंट बोलते हैं, लेकिन लिन उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट बात बताती है, इसकी मौत के बराबर मेहनत। ये कप जेंटल आयरन ईटर्स जैसा नहीं है। ये रोज खुद को पेड़ों में टकरा के ट्रेन करता है ताकि हार्डन सीख सके और खुद स्ट्रांग बन सके। उसकी डिटर्मिनेशन इतनी रेयर है कि लिन भी इम्प्रेस्ड है। शू भी मान जाता है कि टैलेंट कम हो सकता है, लेकिन डेडिकेशन प्राइसलेस होती है। लिन उसे बताती है कि डायमेंशन में ट्रेनिंग मिलने से कब और तेजी से ग्रो होगा। बस एक प्रॉब्लम है, उसकी ट्रेनिंग उसे बहुत भूखा रखती है। उसकी एपेटाइट एबनॉर्मल है। फिर भी शू एक्साइटेड होकर डिसाइड करता है कि वो इसी कप को लेगा। उसे आयरन ईटर्स की लेजीनेस से डर था, लेकिन ये कप तो उल्टा नॉनस्टॉप मेहनती है। लिन एक बार फिर पूछती है कि क्या वो श्योर है, क्योंकि ज्यादातर टेमर्स टैलेंटेड बीस्ट्स चूज करते हैं। लेकिन शू कॉन्फिडेंटली कहता है कि हार्ड वर्क उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे इस कप से इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ है। लिन उसकी बात से खुश होकर मुस्कुराती है। शू डिस्काउंट पूछता है, पर लिन बताती है कि सारे आयरन ईटर्स इक्वली प्राइस्ड होते हैं, लेकिन स्पेशल केस होने की वजह से वो उसे 1 महीने की आयरन बैम्बू सप्लाई फ्री दे देती है। शू खुशी से एक्सेप्ट कर लेता है। लिन कब 11 को जेंटली पेट करती है और टेलीपैथी के जरिए बताती है कि उसे चूज कर लिया गया है। शू को 11 की थॉट सुनाई देती हैं। वो थोड़ा रिबेलियस है और बोलता है, आयरन ईटर्स किसी के गुलाम नहीं होते, मैं खुद स्ट्रांग बन सकता हूँ। लिन काम रहते हुए उसे लिफ्ट कर लेती है और वार्न करती है, भागना मत वरना खाना नहीं मिलेगा। लिन समझाती है कि एक टेमर मिलने से 11 को हार्डन स्किल जल्दी सीखने में मदद मिलेगी और उसकी लाइफ भी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ये सुनकर एल धीरे धीरे शू को देखता है और मन ही मन सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में सोचता है, फूड और कंफर्टेबल बेड। शू हल्का सा हंसकर उसे रीअश्योर करता है, फूड भी मिलेगा, बेड भी, बस मेरी पॉकेट कॉपरेशन करती रहे। एल अनमने ढंग से सिर हिलाता है और सोचता है कि वो किसी का स्लेव नहीं है, बट हाँ, फूड और वार्म बेड वो एक्सेप्ट कर लेगा। लिन उसकी जिद और क्यूटनेस देखकर मुस्कुरा देती है। उसे यकीन है कि प्रॉपर केयर मिले तो 11 जरूर ग्रो करेगा। शू पूछता है कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है। लिन हाँ कहकर साइड में खड़ी हो जाती है। शू और 11 आमने सामने खड़े होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। एक सॉफ्ट ग्लो के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है और अगले ही पल 11 शू की टेमिंग डिमेंशन में खिंच जाता है। लिन चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखों में रिस्पेक्ट होता है 11 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन के लिए। वो दोनों को साइलेंटली गुड लक विश करती है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही शू एग्जॉस्टन फील करता है, पर अचानक एक वार्म ग्रीन ऑरा उसे घेर लेता है। उसकी थकान गायब कर देती है और उसे पूरी बॉडी में नई एनर्जी महसूस होती है। लिन मुस्कुराकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस देती है। कॉन्ग्रैट्स, तुमने अपना पहला पेट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब 11 को टेमिंग डिमेंशन में थोड़ा टाइम दो। वो वार्न करती है कि 11 को बार बार समन और रिटर्न मत करना, ये उसे स्ट्रेस दे सकता है। अगर 11 अच्छी तरह एडजस्ट हो गया तो वो 1 हफ्ते में हार्डन सीख सकता है। तभी शू के सामने उसका स्किल्स हैंडबुक अपने आप खुल जाता है। उसमें लिखा होता है कि नया 20 कॉन्टैक्ट डिटेक्ट हुआ है, उसके टेमिंग पॉइंट्स बढ़ गए हैं और नए स्किल्स अनलॉक हो चुके हैं। शू अचानक समझ जाता है कि जो एनर्जी उसे पहले मिली थी वही एनर्जी लिन ने इस्तेमाल की थी जब उसने 11 को आसानी से ओवरपावर किया था। डिस्पाइट आयरन ईटर्स की नेचुरल स्टर्बर्ननेस, वो सोच में खो जाता है। लेकिन लिन पूछती है कि सब ठीक है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। शू बताता है कि उसे लगता है उसकी बॉडी की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है और वो अभी भी इस सेंसेशन के साथ एडजस्ट कर रहा है। लिन शांत होकर कहती है कि ये हर फर्स्ट टाइम टेमर के साथ होता है, टाइम के साथ सब नॉर्मल लगने लगेगा। फिलहाल उसे पेपर वर्क पूरा करना है। लिन उसे एक छोटा नोटपैड देती है और कहती है, एड्रेस लिख दो, यहीं पर हम आयरन बैम्बू भेजेंगे। ध्यान रखना, बैम्बू हमेशा फ्रेश होना चाहिए। स्टोर ज़्यादा मत करना, फ्री सप्लाई खत्म होने के बाद तुम्हें खुद खरीदना पड़ेगा। शू तुरंत सारी टर्म्स मान लेता है। पेपर वर्क खत्म होते ही शू शर्माते हुए पूछता है, एक और फेवर मिल सकता है? लिन हैरान होती है। उसे लगता है कि उसने ऑलरेडी सारी जानकारी दे दी है। शू समझाता है कि वो पूरे फैसिलिटी का टूर करना चाहता है ताकि आयरन ईटर्स के नेचुरल एनवायरनमेंट को अच्छी तरह समझ सके। उसका मानना है कि इससे वो 11 की बेहतर केयर कर पाएगा। अपने फेस पम्प करते हुए वो बोलता है, आई रियली वॉन्ट टू बी अ गुड टेमर। लिन उसे अनुमति देती है और कहती है कि वो 11 को भी कभी खेलने के लिए ला सकता है, लेकिन याद दिलाती है, फ्री फूड बस यहीं तक था। शू अपॉर्चुनिस्टिक स्माइल देता है। उसकी मिस्चीवियस इंटेंशन साफ दिखती हैं।
नए स्किल स्लॉट अनलॉक होने के कारण शू प्लान करता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर बाकी आयरन ईटर्स को टच करके उनकी स्किल्स कॉपी करेगा। 2 घंटे फैसिलिटी घूमने के बाद शू को आयरन ईटर्स की एक्सपेक्टेड स्किल मिल जाती है, हार्डन, एक लो लेवल मेटल एबिलिटी जो उनके बॉडीज को इनविजिबल आर्मर से हार्ड कर देती है। ये आर्मर डिफेंस और ऑफेंस दोनों में काम आता है। शू कॉन्फिडेंट फील करता है कि अगर 11 खुद से हार्डन सीखने में स्ट्रगल करे तो वो अपने टेमिंग टैलेंट से उसे पर्सनली सिखा सकता है। टूर पूरा करने के बाद शू फाइनली उस पुरानी सी हाउस में पहुंचता है जहां वो रहने वाला है। हाउस थोड़ा ओल्ड है बट बाहर एक बड़ा ओपन एरिया और कोने में एक परफेक्ट ट्रेनिंग ट्री मौजूद है 11 के लिए। वो 11 को समन करता है और उसे घर साफ करने को कहता है। 11 बिना किसी सवाल के आगे बढ़ता है और अपनी प्यारी सी फेस शू के आर्म्स पर रख देता है, जैसे कह रहा हो पिक मी अप। उसकी अडोरेबल क्यूटनेस देखकर शू का दिल पिघल जाता है। वो तुरंत डिसाइड करता है इतना क्यूट क्रीचर घर साफ करने वाला काम नहीं करेगा। वो साफ सफाई को पूरी तरह भूल जाता है और टेलीपैथी से 11 से कुछ और कहने ही वाला होता है। शू टेलीपैथी से 11 को बताता है कि वो उसे हार्डन स्किल खुद सिखाने वाला है। एल उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है लेकिन तुरंत अपने छोटे से पंजे को बंद करके फिस्ट बनाता है। उसी पल उसके पॉ के चारों तरफ एक थिन ब्लू फिल्म बनना शुरू हो जाती है। इस बार कंफ्यूज्ड शू होता है। वो हैरान होकर पूछता है, ये हार्डन था? 11 अपनी क्यूट सी भाषा में समझाता है कि उसने बस थोड़ी देर की नैप ली थी और उठते ही स्किल अपने आप जाग गई। शू उसे घूरता है, एक पल के लिए स्टंट, फिर उसका चेहरा प्राउड स्माइल से भर जाता है। वो 11 को हेड पर ऐसे पैट करता है जैसे कोई प्राउड पेरेंट अपने बच्चे को करता हो। उसे पहली बार टेमिंग डायमेंशन का असली असर महसूस होता है। उसे बताया गया था कि हार्डन सीखने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन 11 ने ये स्किल सिर्फ 2 घंटे में सीख ली। इस ब्रेक थ्रू के बावजूद शू खुद को याद दिलाता है कि घर की साफ सफाई भी करनी है। वो 11 को हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन आयरन ईटर थोड़ा हेजिटेट करता है क्योंकि सभी जानते हैं कि आयरन ईटर्स नेचुरली लेजी होते हैं और क्लीनिंग को वो ट्रेनिंग नहीं मानते। सच कहें तो शू खुद भी साफ सफाई में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी क्यूरियोसिटी तो 11 की नई स्किल को टेस्ट करने में है। शू डिसाइड करता है कि वो 11 को हार्डन दोबारा सिखाएगा ताकि स्किल का लेवल इंप्रूव हो सके। आयरन ईटर हैंडबुक के अनुसार स्किल्स के 4 लेवल्स होते हैं, बिगिनर, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट और परफेक्ट, और एक रेयर हिडन लेवल फ्लॉलेस। क्योंकि 11 ने स्किल अभी सीखी है इसलिए वो फिलहाल बिगिनर लेवल पर है। बिगिनर से प्रोफिशिएंट पहुंचने में नॉर्मल ट्रेनिंग से लगते हैं लगभग 1 महीना। लेकिन शू के पास एडवांटेज है, उसका स्किल्स हैंडबुक उसे स्किल को दोबारा सिखाने की एबिलिटी देता है जिससे ग्रोथ स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है।